नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि ज्ञात है कि अभी हाल ही में पीसीएससी यूपीएससी के अंतर्गत जो यहाँ पे ईपीएफओ का फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है, जहाँ पर 577 वैकेंसियों का जो विवरण है वो दिया गया है। यानी ईओ की और एओ की पोस्ट के माध्यम से एपीओ ईसी की पोस्ट को इन्वॉल्व किया गया है। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि यदि आपको उसके सिलेबस के बारे में नहीं पता, आपको उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, क्या प्लान होना चाहिए, इसके अंदर सिलेबस क्या होता है, लास्ट डिमांड क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपको ज्ञात भी होगा, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भी जान लीजिएगा, अभी वो फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक लास्ट डेट जो है 17 तारीख आज लास्ट है। तो यानी आप ये जानने का प्रयास करें, इसको जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो दो तरीके से होता है। एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है जहां पर आपको 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे 300 नंबर के, और वहां उसका जो वेटेज है वो 75% नंबर के आसपास यहाँ रखा गया, वहां से लिए जाएंगे। सेकेंड प्रोसीजर क्या रहता है, इसका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, और वहाँ उसका जो वेटेज है वहाँ से 25 नंबर आपके मार्क किए जाएंगे। तो यानी इसका जो प्रेशर स्ट्रक्चर है बड़ा ज़बरदस्त है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि यदि आप ईपीएफओ का फॉर्म भर चुके हैं और आपकी बेहतर रणनीति नहीं है, तो फॉर्म भरने का कोई बेहतर कह सकते हैं जरिया नहीं था आपके पास कोई मकसद नहीं था, बस आपने नॉर्मली फॉर्म भर दिया, चलो देख लेंगे एग्जाम। लेकिन एक वो स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि उनको तैयारी बेहतर तरीके से करनी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर यूपीएससी ले रहा है, तो यूपीएससी अगर ले रहा है एग्जाम, तो उसके बारे में जानने का प्रयास करें कि इस एग्जाम के लिए आपको दो पार्ट पे काम करना है, एक स्टैटिक पार्ट पर, एक डायनेमिक पार्ट पर। और जो यहाँ से डिपार्टमेंटल जो ईपीएफओ के अंतर्गत आता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उठ पार्ट पर। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, स्टैटिक पार्ट तो एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत का विषय नहीं, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही इकोनॉमी रहेगी। लेकिन डायनेमिक पार्ट भी वही करंट अफेयर को लेके आप लिंक कर लोगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो यहाँ पे पूछा जाएगा, उसके बारे में क्या इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहले ये भी जानना पड़ेगा कि जब आप तैयारी करते हैं तो एग्जाम की तैयारी में और सिलेबस की तैयारी में बड़ा अंतर होता है। सिलेबस तुम सिलेबस के सब चीज ढांचे को पढ़ते हो, लेकिन एग्जाम की तैयारी का मतलब है कि आपको वो मेजर कौन कौन से सेगमेंट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं जहां पर आपको बेहतर कमांड देनी है। इन सब पे चर्चा करेंगे इस पूरी कहानी के लिए, और कौन सी किताब, कौन सी रिसोर्स को पढ़ना है। मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में किस तरीके से पार्टिसिपेट करूंगा, ये पूरी जर्नी को मैं आपके सामने आज शेयर करूंगा। तो आइएगा हम जान लेते हैं कि पहले इसका एक जो सिलेबस है वो क्या होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास कर लेते हैं। सामान्यतः इसके ईपीएफओ के सिलेबस को 9 भागों में कन्वर्ट किया गया है, 9 पैरामीटर से डिफाइन किया गया है। पहले क्या है, जनरल अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स। देखिए जनरल अकॉर्डिंग यानी अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो यहाँ पे सिद्धांत है अकाउंटिंग के, उनके पास इसके दो सिद्धांत बनेंगे। एक वो जो स्टैटिक पार्ट है अकाउंटिंग का, एक वो जो डायनेमिक पार्ट है। अब इसका वेटेज कितना है एग्जाम में, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे नंबर 2 आती है इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या आएगा, ये बड़ा डर का विषय बना हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश के डर के मारे इसका एग्जाम फॉर्म भरने से ही ध्यान रखना कतराना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें वो भी इसको देखना है कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है और कैसे कैसे आता है, ये भी हम जानेंगे। अगला पॉइंट है मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी इसको हम लोग मैथ्स के रूप में जान सकते हैं। मैथ्स का भी इसमें पार्ट आता है। तो यहाँ में ये हम ये कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह की कहानी होती है, पूरी कहानी हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की हम लोग बात करें, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी इसमें जनरल साइंस के साथ साथ जो कंप्यूटर की नॉलेज है, अब कंप्यूटर की नॉलेज को कई पार्टों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक वो पार्ट जो पीढ़ी दर चलती चली है, जो 5 पीढ़ियां हैं। एक वो पार्ट जो हाल ही के दिनों में कंप्यूटर में इनोवेशन के माध्यम से इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक वो कंप्यूटर जो हमारे देश में व्यापक तरीके से चाहे किसी किसी क्षेत्र में कैसे कैसे काम कर रहा है, जिसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, उसके बारे से प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। देखिएगा यहाँ हिस्ट्री की बात तो की गई है, लेकिन हिस्ट्री में किसकी बात की गई ये भी जानने का प्रयास करें। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात की गई है। यहाँ अकबर के कार्यकाल से इन सबसे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको मार्क करके सिलेबस को कैसे डिफाइन किया गया है। आगे बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों की बात की गई है। लेकिन इस व्यवस्थाओं में दोनों में कैसी कैसी व्यवस्थाएं वो पूछेगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। घबराने का बिल्कुल विषय नहीं है, पूरी व्यापक रणनीति आपको बता दूंगा आज।
उसके बाद इंडस्ट्रियल जो रिलेशन, ये लेबर लॉ होते हैं, जो कानून होते हैं वो कैसे होते हैं, ये भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। फिर आगे क्या है, सोशल सिक्योरिटी, जितने भी इंडिया में सामाजिक जो सुरक्षा के लिए इंडिया में कार्य किए गए हैं, इनिशिएटिव लिए गए हैं, लॉ आए हैं, कानून आए हैं, उनके बारे में भी ये प्रश्न पूछता रहता है। और लास्ट पॉइंट जो बनता है, करंट इवेंट जो हुए हैं, करंट इवेंट में भी कौन से पूछेगा, इसकी भी मैं चर्चा आपके सामने कर लूंगा। यानी ईपीएफओ के अंतर्गत यूपीएससी के सिलेबस में 9 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइएगा वन बाय वन करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि यदि आपको तैयारी करनी है तो अपने किस किस पिलर को मजबूत करते हुए चलना है, ये सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। पहली क्या है, जनरल इंग्लिश। आपको ज्ञात होगा 120 क्वेश्चनों में से 18 से 20 क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे। तो यानी इंग्लिश एक ऐसा पिलर है, इसको इग्नोर नहीं करना है। अभी हम ये भी समझेंगे इंग्लिश में क्या आएगा, देखिएगा। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, लगभग 3 से 5 प्रश्न आएंगे। अगर वन टाइम के लिए तुम कर भी नहीं पाते हो तो इसको आप आराम से छोड़ भी सकते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है। तीसरा, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफ लेबर लॉ, 3 से 5 प्रश्न आएंगे। देखिएगा ये ढांचा है याद करने का। तीसरा, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज में 5 से 7 प्रश्न आएंगे, कैसे रेडी करना है। अगला, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी में से 5 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा पूरे इकोनॉमी और पॉलिटी से 5 क्वेश्चन। तो पहले ये जानना कि कौन से टॉपिक है जहां से प्रश्न आते हैं। अगला क्या है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी 13 से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो यानी मॉडर्न इंडिया के पार्ट को कवर करना है जबरदस्त तरीके से। आगे यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 13 से 15 क्वेश्चन देखने को यहाँ मिल रहे हैं। जहां 120 में से 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो मान के चलें कि इसका वेटेज अच्छा है। आगे बढ़ेंगे, जीएस जीके और कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो होती हैं, यहां से सामान्यतः कहा जाता है कि 8 से 10 क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे। आगे जनरल अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, वो 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि 120 प्रश्न ये हो जाएंगे आराम से। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि पहले अपनी कमांड जो है किस पे करनी है। सबसे मेजर सेगमेंट है इंडियन स्ट्रगल फ्रीडम पे करनी है। उसके बाद कमांड करनी है जनरल इंग्लिश पे कमांड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैथ्स पे कमांड करनी है। बाकी कंप्यूटर जीके पॉलिटिक्स पे कमांड करनी है। तो यानी ज्योग्राफिकल इवेंट इसमें नहीं है, ज्योग्राफिकल बातें इसमें नहीं की गई हैं, आर्ट कल्चर की बातें इसमें नहीं की गई हैं, इन्वायरमेंटल की बातें इसमें नहीं की गई हैं। आ रहा दिमाग में क्या छोड़ना क्या पढ़ना है, बहुत जरूरी है इसको जानना। तो ये आपके सामने दिखाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आगे बात करेंगे, अगर बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या इतने 18 से 20 प्रश्नों में आएगा, ये आपके सामने ये डाटा है जो हमें पढ़ना है। पहली बात, फिल इन द ब्लैंक्स, ध्यान रखना। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो वर्ब्स होती हैं, एक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं और ये प्रोनाउंस वगैरह होते हैं, इनका ही यूज करके यहाँ करना है। फ्रेसेस आएंगे, रिप्लेसमेंट आएगा, पैरा जंबल्स आएंगे, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए पैरा यहाँ कंप्लीट कराएगा, और रीडिंग कंप्रीहेंशन के पार्ट को भी इसमें रखा गया है। क्लोज टेस्ट भी आएंगे यहाँ पे, एरर सपोर्टिंग भी आएगा, और स्पेलिंग के अंतर्गत जो मिस्टेक होती है वो भी पूछेगा, और सिनोनियम्स और एंथोनिम्स पूछेगा। इनमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछेगा। यानी एक प्रकार से ये रास्ता है जो हमें इन टॉपिक पे कमांड करनी है। अभी हम तुम्हें ये भी बता देंगे कि यहाँ पे सिनोनियम्स में और एंथोनियम्स को कैसे कैसे वन पार्ट पे कन्वर्ट करना है। यानी इंग्लिश के क्वेश्चन को 8 से 10 टॉपिक में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। 8 से 10 टॉपिक मुझे सिर्फ इंग्लिश में रेडी करने हैं, इसके अलावा ईपीएफओ के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, कभी आप इस भ्रम जाल में फंस जाओ। क्लियर? उसके बाद अगर इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, तो इंडियन पॉलिटी के पार्ट में हमें पढ़ना क्या है ये देख लीजिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटी में पार्लियामेंट को कवर करना है, और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर को कवर करना है, और पंचायत राज को कवर करना है, और राइट्स और पब्लिक पॉलिसीज को कवर करना है। इसके अलावा आपको 4 पॉइंटों के अलावा किसी को कवर नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि 5 से 7 प्रश्न इकोनॉमी पॉलिटी को मिला के आने वाले हैं, और उसी के लिए तुम पूरा पॉलिटी पढ़ डालो, ज्योग्राफी पढ़ डालो, इकोनॉमी पढ़ डालो, मतलब नहीं बनता। इकोनॉमी में जाओगे तो यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ना है, फिजिकल पॉलिसी पढ़नी है, इंक्लूसिव ग्रोथ को पढ़ना है, और जो मिसलेनियस बातें होती हैं जो बजट को लेकर, सर्वे को लेकर, वो आपको रेडी करनी है। आप वहां से टैकल कर पाओगे आराम से, ध्यान रखना। आगे बात करें यहाँ पे इंडियन फ्रीडम में स्ट्रगल में, सिर्फ तुम्हें पढ़ना क्या, देखिए बड़े मजे की बात देखिएगा। आपको पहले ब्रिटिश रूल को पढ़ना है, और ब्रिटिश एक्सटेंशन जितने भी गांधीयन कार्यकाल में हुए थॉट्स वगैरह हैं, जो क्रांतियां वगैरह हैं, जो इवेंट वगैरह हैं, टेक्निक वगैरह हुए यहाँ पे, जो एक प्रकार से महात्मा गांधी को लेकर जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको लेकर करना है। बाकी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ नया पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। यानी ये आपके दिमाग में फिल्म बन जानी चाहिए। आगे बात करें करंट इवेंट के बारे में।
करंट इवेंट के बारे में आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, सबसे ज़्यादा स्कीम से प्रश्न पूछने को मिले हैं। जितनी बुक्स वगैरह हैं जो हाल ही में लॉन्च की गई हैं या किसने लिखी हैं, या जो अवार्ड्स वगैरह है, चाहे खेल को लेकर हो चाहे किताब को लेकर हो, उसके बारे में एक आध प्रश्न या पॉपुलेशन से लेकर जनसंख्या से आ जाता है। इंपॉर्टेंट जितने डेट है वहाँ से प्रश्न आ रहा है, जितने भी इवेंट हुए हैं समझौते हुए वहाँ से प्रश्न आ रहा है। तो यानी यहाँ करंट अफेयर के सापेक्ष में भी ज़्यादा मेजर तरीके से हमें तैयारी करनी है, व्यापक तरीके से तैयारी नहीं करनी है। इसीलिए करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए चलना है हमें, क्या कैसे कैसे करना है। बात करते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग से भी लगभग 10 से 12-15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उसमें अकाउंटिंग में क्या करना है ध्यान रखना, सब्सिडी के बारे में जानना है, स्टेटमेंट के बारे में जानना है। यहाँ पे जो एक प्रकार से स्पेशल अकाउंटिंग वगैरह की कहानी होती है, जर्नल में होता है, कंपटीशन या कंपाइलेशन जो किसी कह सकते हैं, साइकिल क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा। आप ये भी जान पाओगे कि मुझे कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना होता है। पूरी कहानी मैंने आपके सामने दिखा रखी है कि अगर आप मैथ्स में जाओगे तो मैथ्स में आपको क्या रेडी करना है, क्या नहीं करना है सॉरी, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया। जैसे मैथ्स में जाओगे तो यहाँ टॉपिक आपको डिफाइन कर दिए गए हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन को पढ़ना है, ब्लड रिलेशन को पढ़ना है, नंबर सिस्टम को पढ़ना है, SI CI को पढ़ना है, यहाँ से पजल को पढ़ना है, डाटा DI को पढ़ना है, स्लोजिंग को पढ़ना है, कैलेंडर क्लॉक, ये नहीं, यहाँ पे मैथ्स के साथ रीजनिंग को भी यहाँ जोड़ दिया गया है, LCM SCF स्टेटमेंट कंक्लूजन के बारे में। यानी यहाँ पे 10 से 12 टॉपिक को आप कवर कर लेंगे तो क्या होगा, मैथ्स का पार्ट, रीजनिंग का पार्ट आराम से रेडी हो जाएगा। अब मैं इसके पीछे पूरी सीरीज लेके आता रहूंगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ध्यान रखना, पहली बात समझे, इसका सिलेबस PDF जो है टेलीग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन, वहाँ मिल जाएगा। पूरी इसकी फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगी, आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा। और मैं आपके सामने एक बार कमेंट करिएगा कि आप मेरी इस प्रोग्राम में किस प्रकार की हेल्प चाहते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आ जाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ आपको कोई पे नहीं करना है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहली बात है, प्रिपरेशन करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना है इसके सिलेबस को। बहुत सारे लोग गलती यही करेंगे, क्या ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना, वो सब नहीं करना है। आपको यहाँ सिलेबस को समझना है कि क्या इसमें आना है क्या नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, आपको क्रिएट करना है स्टडी प्लान, कि यहाँ पे स्टडी प्लान कैसे करें जिससे कि हम अपने टाइमिंग में जो बचा हुआ 3-4 महीने का समय जब एग्जाम होगा इसका, आप उसको क्वालिफाई कर जाएं। उसके लिए एक प्लान बहुत जरूरी है, टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। मुझे ये आ गया, ये नहीं आया। तीसरा है रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। इसके पढ़ने से आप क्या होगा, आप कंप्रीहेंशन के पार्ट को, बाकी चीज़ों को अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे। इसलिए मैगजीन को, न्यूज़पेपर को इग्नोर ना मारें, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। आगे जितने भी सोल्वियर पेपर हुए हैं, जो EPFO के जो पेपर हुए हैं, उनको उठा के लगभग आप करना स्टार्ट करिएगा। 5-6 जब पेपर तुम करोगे तो आपके दिमाग में एक समझ विकसित हो जाएगी कि हाँ, एग्जामिनर की फिलॉसफी क्या कहना चाह रही है, एग्जामिनर प्रश्न बनाता कैसे है, हमें उनको टैकल कैसे करना होता है, सारी बातें वहाँ मिल जाएंगी। आगे यहाँ पे प्रैक्टिस राइटिंग यहाँ पे जरूरी है, और यहाँ पे रिवाइज रेगुलरली, ये बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इस पूरी EPFO की सीरीज के साथ अगले सेशन में। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आप चाहते हैं तो दिल से कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, इसके अंतर्गत पर डे, या हम कह सकते हैं डे बाई डे अल्टरनेट पे ध्यान रखना, इसकी सीरीज लेके आ जाएंगे कि मैथ्स के पार्ट को कैसे रेडी करें, मैथ्स में क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ करंट इवेंट कैसे रेडी करें, सारी चीज़ें हम लोग लेके आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।